दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच आज बीजिंग में माइंड गेम्स का राउंड 2 देखने को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हाथ तो मिले, लेकिन क्या दिल भी मिले? आज की मुलाकात में बातचीत से ज्यादा नेताओं के बॉडी लैंग्वेज ने सुर्खियां बटोरी हैं। एक तरफ ट्रंप का आक्रामक अंदाज था, तो दूसरी तरफ ताइवान के मुद्दे पर जिनपिंग की वो साफ चेतावनी जिसने डिप्लोमेसी के सारे सलीके किनारे रख दिए। Thank you. Cheers. बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल से आज एक ऐसी तस्वीर आपके सामने आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बिजनेस, वॉर और ताइवान पर तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग, दुनिया की दो बड़े सबसे ताकतवर नेताओं के बीच हुआ दो अलग अलग वक्त का हैंडशेक इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बना है। इस मुलाकात को कुछ लोग ऑकवर्ड बता रहे हैं, कुछ लोग इंटेंस कह रहे हैं, तो कुछ लोग द मिसमैच हैंडशेक कह रहे हैं। लेकिन बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की माने तो इस हाथ मिलाने के अंदाज में छिपा है आने वाले वक्त का कूटनीतिक इशारा। ट्रंप हमेशा की तरह ऊर्जा से भरे और असर्टिव दिखाई दिए। वो थोड़ा आगे की ओर झुके हुए भी थे, जैसा कि ट्रंप बातचीत के इमोशनल टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहते हो। दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बिल्कुल शांत और सधे हुए नजर आए। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, एक ऐसी स्ट्रेटेजिक कामनेस जो ट्रंप की एनर्जी के ठीक उलट दिखाई दे रही थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब दो बड़े नेता एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को मिरर नहीं करते हैं, रिप्लिकेट नहीं करते हैं, तो देखने वाले को तनाव महसूस होता है। यहां भी वही हुआ। एक तरफ गर्मजोशी और अधिकार जताने की कोशिश, तो दूसरी तरफ एक ऐसी स्थिरता जिसे पढ़ पाना नामुमकिन था। जब दो सुपर पावर के बीच सिंक्रोनी यानी तालमेल खत्म हो जाता है, तो बिना बोले भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप बीजिंग के ऐतिहासिक टेंपल ऑफ हेवन भी गए। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी उनके साथ थे। टेंपल ऑफ हेवन को वो जगह है जहां चीन के मिंग और किंग राजवंश के सम्राट अच्छी फसल के लिए प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान करते थे। फोटो सेशन के दौरान दोनों लीडर्स का मीडिया से सामना हुआ और यहां भी दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखने वाली थी। ट्रंप और जिनपिंग के चेहरे के भाव बहुत कुछ बता रहे थे। रिपोर्टर्स ने जब सवाल किया तो ट्रंप ने कैसे जवाब दिया, सुनिए जरा। Great. Did you talk about Taiwan, Great Mr. place. President? Incredible. China's beautiful. How were your talks, sir? It's great. Did you talk about Taiwan, Great Mr. place. President? Incredible. China's beautiful. इससे पहले बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में ट्रंप और जिनपिंग के बीच 2 घंटे तक बातचीत चली, जो तय समय से दोगुनी रही। चीनी सरकारी एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक जिनपिंग ने ट्रंप के सामने ताइवान का मुद्दा उठा दिया। कहा कि ताइवान मसला अमेरिकी चीन रिश्तों में सबसे अहम है। इतना ही नहीं, जिनपिंग ने चेतावनी के लहजे में कहा कि अगर ताइवान मुद्दे को सही तरीके से नहीं संभाला गया तो दोनों देशों के रिश्ते खतरनाक स्थिति में पहुंच सकते हैं। ताइवान लंबे समय से अमेरिका और चीन के बीच सबसे संवेदनशील मुद्दों में शामिल रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान अपने आप को आज़ाद मानता है और चीन से लोहा लेने के लिए अमेरिका से मदद लेने से हिचकिचाता नहीं है। अमेरिका भी चीन को सबक सिखाने के अंदाज में समय समय पर ताइवान को सैन्य और राजनीतिक समर्थन देता आया है। हाल के सालों में अमेरिका ने ताइवान को अरबों डॉलर के आर्म्स डील की मंजूरी भी दी है, जिसका चीन विरोध कर रहा है। बताया जाता है कि दुनिया के 2 सबसे ताकतवर नेताओं की मीटिंग में ईरान युद्ध, यूक्रेन संकट और दूसरे ग्लोबल मुद्दों पर भी चर्चा हुई। आपसी ट्रेड वॉर का मसला भी उठा। जिनपिंग ने कहा कि ट्रेड वॉर में कोई विनर नहीं होता। जिनपिंग ने दोनों देशों से मौजूदा पॉजिटिव माहौल बनाए रखने के लिए साथ काम करने की अपील भी की। इधर जिनपिंग के ताइवान पर दिए बयान के बाद ताइपे ने रिएक्ट किया है। ताइवान कैबिनेट की स्पोक्सपर्सन मिशेल ली ने कहा कि ताइवान स्ट्रेट और इंडो पैसिफिक इलाके में अस्थिरता की सबसे बड़ी वजह चीन की सैन्य गतिविधियां हैं। सुरक्षा बनाए रखने के लिए रक्षा क्षमता बढ़ाना जरूरी है। ट्रंप से मुलाकात के बाद जिनपिंग ने अमेरिकी बिजनेस लीडर से भी मुलाकात की। हमने आपको कल इसी शो चक्रव्यूह में बताया था कि ट्रंप के साथ अमेरिका की टॉप 20 कंपनीज के प्रमुख भी बीजिंग में हैं। अमेरिकी सीईओ से जिनपिंग ने कहा कि चीन का दरवाजा अमेरिकी कंपनियों के लिए और ज्यादा खुलेगा और उन्हें बीजिंग में बड़े अवसर भी मिलेंगे। चीनी और अमेरिकी लोग दोनों महान लोग हैं। चीनी राष्ट्र के महान पुनरुत्थान को प्राप्त करना और अमेरिका को फिर से महान बनाना दोनों साथ साथ चल सकते हैं।
हम एक दूसरे की सफलता में मदद कर सकते 中 हैं। 美关系承载着 एक कूटनीतिक हलचल आज नई दिल्ली में भी हुई। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी पर सबकी नजरें टिकी हैं। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने आए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात केवल एक औपचारिक शिष्टाचार नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे कूटनीतिक और सामरिक मायने भी छिपे हैं। ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव के बीच ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है। अराक्ची का दिल्ली आना ये बताता है कि ईरान इस क्षेत्रीय विवाद में भारत को एक न्यूट्रल और प्रभावशाली मीडिएटर के तौर पर देखता है। भारत ही वो देश है जिसके संबंध इजरायल और ईरान दोनों से मजबूत हैं, बेहतरीन हैं, अच्छे हैं। पीएम मोदी से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी मुलाकात की है। लावरोव के साथ पीएम की चर्चा ने एक बार फिर भारत और रूस की सदाबहार दोस्ती पर मुहर लगाई है। ब्रिक्स के मंच से भारत का मैसेज बहुत क्लियर है। हिंदुस्तान ग्लोबल साउथ की वो आवाज है जो शांति और स्थिरता का रास्ता जानता है। और अब बात करेंगे पब्लिक व्यूज की। आज पब्लिक व्यूज पहले आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर प्रोफेसर प्रदीप लिखते हैं, राहुल जी, पहाड़ों की शांत फिजाओं से निकलकर अब असली इम्तिहान उस शोर और उथल पुथल के बीच है जहां हर लहर आपसे एक नया सवाल पूछती है। एक और पब्लिक व्यूअर ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात पर शांतनु गोस्वामी, बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में चीन असल सुपर पावर बनकर उभरा है। अब अमेरिकी और राष्ट्रपति ट्रंप को भी इसका एहसास हो गया होगा। और अब बात करेंगे आज की एक और महत्वपूर्ण कहानी की, जिसका टीजर मैंने आपको पहले बताया था। लखनऊ में आज टाइम्स नाउ नवभारत के नव निर्माण मंच पर विकास की रफ्तार और सियासत की गर्माहट दोनों एक साथ देखने को मिली। मुद्दा भले ही गंगा एक्सप्रेसवे का था, लेकिन जब मंच पर थे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे, तो सवाल सिर्फ विकास तक सीमित नहीं था, उसमें विरासत भी थी और सियासत भी थी। मैंने उनसे यूपी के सियासी मिजाज से लेकर पश्चिम बंगाल की हलचल और यहाँ तक कि ईरान इजरायल युद्ध के वैश्विक असर तक हर जरूरी सवाल पूछे। अंतर्राष्ट्रीय तनाव से लेकर घरेलू राजनीति के चक्रव्यूह तक डिप्टी सीएम ने हर तीखे सवाल का कैसे जवाब दिया, आइए देख लेते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का। प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में गिनती होती है। केशव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सुमित जी। आप इस समय लखनऊ प्रदेश की राजधानी में हैं और हम भी आपका स्वागत करते हैं। हम तो आपके प्रदेश में रहते हैं, नोएडा वासी हम लोग लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस हम नोएडा से लखनऊ दूर नहीं, इसलिए गंगा एक्सप्रेस वे है। और गंगा एक्सप्रेस वे है तो सफर बड़ा आसान हो गया है, रास्ता बहुत आसानी से कट जा रहा है। निश्चित तौर से जो एक्सप्रेस वे बना है उसके कारण से कई हमारे साथी, अभी मैं तो पूरी गंगा एक्सप्रेस वे को नहीं नापा हूँ, लेकिन कई साथी जो इस एक्सप्रेस वे से अभी आकर के जा कर के देख रहे हैं, उनका कई घंटे समय बच रहा है। और यह एक्सप्रेस वे अगर मैं कहूँ कि हमारे प्रदेश के विकास की दृष्टि से जो रीढ़ की हड्डी होती है जिसे कहते हैं, तो ये वही है। तो तीसरी बार जब सरकार बनेगी तो किसकी सरकार बनेगी? योगी जी की सरकार बनेगी? देखिए, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम उनके अगुवाई में 9 वर्षों से सरकार चला रहे हैं और 9 वर्षों से सरकार चला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनाव लड़ने के बाद विधायक दल तय कर देता है। योगी जी के नेतृत्व में अगर हम लोगों को आगे काम करना होगा तो आगे भी काम करेंगे, अगर विधायक दल या राष्ट्रीय नेतृत्व तो कुछ और निर्णय करेगा तो कुछ और करेंगे। आदरणीय योगी जी हमारे एक राष्ट्रीय स्तर के पहचान प्राप्त किए हुए इस समय नेता हैं। जिस भी प्रदेश में जाते हैं वहाँ उनकी अच्छी मतलब फॉलोइंग रहती है। जहां मैं तो कई जगह साथ मंच पे होता, अभी हम बंगाल में भी थे, आसाम में भी थे, तो जहां जाते हैं, इसके पहले भी जहां राज्य में हमारी सरकारें बनती हैं साथ जाते हैं, तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति मतलब देश में भी एक आकर्षण है। तो विधायक दल किसी और को चुन सकता है क्या? ये तो काल्पनिक सवाल हो गया। आपने कहा नहीं, विधायक दल किसी और को, ये तो मैंने कहा ये उस समय की परिस्थिति पर। आज हमारे मुख्यमंत्री, हम तो मानते हैं भाभी भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम उससे पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन ये तो उस समय की बात है। आज एडवांस में आप क्यों बुकिंग करा रहे हैं? केशव जी नहीं है उस रेस में? केशव जी उस रेस में नहीं है। देखिए, रेस में होना और ना होना ये व्यक्ति के आधार पर नहीं तय होता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता रहेंगे। चुनाव कहां से लड़ेंगे? चुनाव जहां से पार्टी लड़ाएगी वहां से लड़ेंगे। सिराथू से ही लड़ेंगे? हाँ, सिराथू से कहेगी, सिराथू से भी लड़ेंगे। सिराथू में आप हार गए थे पिछली बार। हारना जीतना तो ये राजनीति में, मतलब जब चुनाव होगा तो चुनाव में एक हारेगा एक जीतेगा, लेकिन हारने का मतलब ये नहीं है कि चुनाव लड़ना बंद कर देंगे। हारने का मतलब ये नहीं है नहीं, हारने का मतलब ये भी होता है ना, कई बार आप सुरक्षित सीट ढूंढ लेते हैं कि सिराथू से बेहतर सीट भी हो सकती है।
ये काल्पनिक सवाल है। देखिए मैं सिराथू से 2012 में जब समाजवादी पार्टी की लहर थी तब आप जीते थे। उसी सिराथू से मैं विधायक बना। जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था फूलपुर लोकसभा, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चुनाव लड़ते थे और देश के प्रधानमंत्री बनकर के राजनीति करते थे, उस फूलपुर लोकसभा में जितना वोट नेहरू जी को नहीं मिला, मैं 53% वोट पा करके देश की संसद में चुन करके गया हूं। 14 में याद है मुझे, मैंने आपका याद इंटरव्यू है किया आपको, था। हाँ। तो ये तो चुनावी राजनीति में जब मैं जीता तो मेरे सामने कोई हारा है। अब आई परिस्थिति है, उसके कारण से हम लोग पूरा ध्यान हमारे ध्यान में ये रहता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। मैं तो केवल सिराथू में 1.5 दिन प्रचार करने के लिए गया, बाकी पूरे समय उत्तर प्रदेश के हर सीट के लिए जहां जहां जाने की बात होती थी वहां मैं प्रचार के लिए जाता था। हम लोगों का लक्ष्य उस समय एक होता है, सरकार बननी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। केशव प्रसाद जीत जाए और भाजपा की सरकार न बन पाए तो ये जीत नहीं होती।